ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। तो कल हमने ऑब्जर्वेशन मेथड देखा था और ऑब्जर्वेशन मेथड में कल हमने उसका अर्थ, परिभाषाएं और विशेषताएं देखी थी और हमने टाइप्स भी देख लिए थे कि कौन कौन से टाइप्स का होता है, टाइप्स के नाम देख लिए थे। आज हम उन टाइप्स, कितने प्रकार का जो अवलोकन है, अवलोकन के प्रकारों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो चलिए आइए हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो था वो देखा था हमने अनियंत्रित अवलोकन, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अनियंत्रित निरीक्षण ऐसे निरीक्षण को कहा जाता है जब लोगों पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण ना रहे, जिनका अनुसंधानकर्ता निरीक्षण कर रहा है। दूसरे शब्दों में, जब प्राकृतिक पर्यावरण एवं किसी भी अवस्था में किन्हीं क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है, साथ ही किसी भी बाह्य शक्ति द्वारा संचालित की जाने वाली घटना को बिना प्रभावित किए हुए उसे उसके स्वाभाविक रूप में देखने का प्रयास किया जाता है। इसको मैं एग्जाम्पल तौर पे आपको बताता हूँ कि आप जो न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर में वही घटना आती हैं जो वास्तविकता में घटी हैं, यानी उसमें हम कोई फेरबदल नहीं करते, ना उसमें कोई नियोजन करना होता है, केवल ना उसमें कोई चेंजेस करना होता है, केवल हम जो घटना स्वाभाविक घट रही है। जैसे आप कई सारे न्यूज़ चैनल देखते हैं, वो वहाँ जाते हैं और जो सामने वास्तविक जो घटना घटी है उसके बारे में उसका अवलोकन करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं और उसको कोई कंट्रोल नहीं किया जाता, यानी उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाता कि भाई अपने हिसाब से उसमें किस तरीके से जोड़ तोड़ करना है। ये सारी चीज़ें नहीं की जाती, ये केवल अनियंत्रित रहता है। और इसमें नियंत्रणकर्ता भी जो है, जो ऑब्जर्वर है, रिसर्चर है, वो भी नियंत्रण नहीं रह उस पर भी कोई नियंत्रण नहीं रहता। वो अपने हिसाब से, अपने शब्दों में इस चीज़ को अवलोकन करता है, अपने तरीके से इसको देखता है और उसके बाद एक समरी तैयार करता है। वैज्ञानिकों की दृष्टि में इसे हम कैसे जान सकते हैं? पहला है गुड एवं हॉट, इसे साधारण अवलोकन यानी सिंपल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और दूसरे जो वैज्ञानिक हैं जहोदा एवं कुक, इसे असंरचित अवलोकन यानी अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन का नाम देते हैं। समाज विज्ञानों में इस अवलोकन को स्वतंत्र अवलोकन यानी ओपन ऑब्जर्वेशन, अनौपचारिक अवलोकन यानी इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन तथा अनिश्चित अवलोकन यानी अनडायरेक्टेड ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। सामाजिक अनुसंधानों में अनियंत्रित अवलोकन पद्धति ही सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। तो नाम से ही जैसे आप जानते हैं कि ओपन ऑब्जर्वेशन में, आपको एग्जांपल बताता हूँ। आपने कई सारी चीज़ें सुनी होंगी कि एक ओपन एग्ज़ाम जो होता है, ओपन एग्ज़ाम मतलब कि जो एग्ज़ाम दे रहा है उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, वो अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों की सुविधाओं के साथ में वो एग्ज़ाम दे। इसी प्रकार जो ओपन ऑब्जर्वेशन है, इसमें हम कोई चीज़ को कंट्रोल नहीं करते हैं, जो वास्तविक घटना है, जो सामने घट रहा है, उसी का निरीक्षण हम प्रॉपर करते हैं। दूसरा अनौपचारिक अवलोकन, जैसे इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन। एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब जिस औपचारिक, और इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक। यानी औपचारिकता में क्या होता है कि कोई भी चीज़ को हम एक कार्य करने के लिए उस चीज़ का ढांचा तैयार करते हैं, और इनफॉर्मल मतलब उसका कोई ढांचा तैयार नहीं होता, उसका कोई स्ट्रक्चर तैयार नहीं होता है और उसे हम डायरेक्ट जो है वो उसे तैयार करते जाते हैं। और एक और है अनिश्चित अवलोकन यानी अनडायरेक्टेड, यानी अनिश्चित मतलब जिसकी कोई निश्चित समय नहीं है, निश्चित तिथि नहीं है, निश्चित कोई योजना नहीं है, और अनिश्चित अवलोकन यानी कभी भी इसे किया जा सकता है। और ज़्यादातर जो सामाजिक यानी सोशल जो रिसर्च होते हैं वो इसी को ज़्यादातर प्रयुक्त मानते हैं, इसी को ज़्यादातर अपनाते हैं। अगला हम बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं की बात कर लेते हैं। तो क्या क्या इनमें विशेषताएं पाई जाती हैं? अवलोकनकर्ता पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया जाता है।
इसमें जो रिसर्चर है वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को तैयार कर लेता है और उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता कि भाई आपको इस तरीके से ही रिसर्च करना है। वो अपने अकॉर्डिंग जो वास्तविक जो घटनाएं हैं जो जिनको वह देखना चाहता है वो अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को देख सकता है, उस पर हम किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं करते। दूसरा, अध्ययन की जाने वाली घटना पर भी कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता है। जैसे एक हमने यदि पहले बात किया था कि किसी चीज़ का हम टॉपिक डिसाइड कर रहे हैं और टॉपिक के अकॉर्डिंग उसका हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि हम इसे इस तरीके से ये करेंगे, लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ पर कोई हमें कंट्रोल नहीं करना है, केवल जो घटना है उसका हमें निरीक्षण करना है। तीसरा, घटना का स्वाभाविक परिस्थिति में अध्ययन किया जाता है, यानी ऐसा नहीं कि ये घटनाएं पहले घट गई और उसके बाद हमने इधर उधर से उसका जो चीज़ें हैं उसको हमने समेटा, उसका जो लिखा हुआ उसका जो इतिहास है वो हमने समेट कर उसको एक इसमें लिख दिया, या फिर किसी से पूछकर या इंटरव्यू लेकर, इस तरीके से नहीं। ये जो सामने घटनाएं हैं जो घट रही हैं जिन्हें हमें प्रत्यक्ष आंखों से दिख रहा है उसी को हम इसमें लेते हैं। चौथा, यह अत्यंत सरल एवं लोकप्रिय विधि है। यह इससे तो आप समझ ही रहे हैं कि जब कुछ करना है, ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं डालने हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सरल हो जाती है और इसे लोग ज़्यादा पसंद भी करते हैं। अनियंत्रित अवलोकन की जो उपयोगिता हैं उनको देख लेते हैं। सामाजिक घटनाओं को बिना प्रभावित किए उन्हें उनके स्वाभाविक रूप में देखा जाना एवं सूचनाएं एकत्रित किए जाने का संभव बनाना। यानी जैसे कोई क्लासरूम की हम कर रहे हैं तो क्लासरूम में ये नहीं है कि पहले माहौल बनाएंगे हम कि भाई एक व्यवस्थित क्लास चल रही है और उसका हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऐसा नहीं। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसी क्लास चल रही है, चाहे वहाँ शोर हो रहा हो, चाहे वहाँ नहीं हो रहा हो, चाहे वहाँ ग्रुप डिस्कशन चल रहा हो, जिस तरीके से टीचर पढ़ा रहा हो वो उसमें हम कोई फेरबदल नहीं करते हैं, केवल वहाँ जो घटना घट रही है उसे हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और उसको हम एक अच्छे तरीके से एकत्रित करते हैं। दूसरा, अध्ययन में निष्पक्षता व वैश्विकता बनाने का बनाए रखने को संभव बनाना। यानी ये इसमें हम पक्षपात नहीं करते हैं कि कोई चीज़ हमें पसंद है या कोई चीज़ के प्रति हम ज़्यादा लगाव हो जाएं या कोई भावुकता के कारण हम उस चीज़ को ना लिखें, तो इसमें ऐसा नहीं रहता है। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उन्हीं को हम उसमें लिखें और निष्पक्ष भाव से इसे करने की हम कोशिश करते हैं। तीसरा, परिवर्तनशील व जटिल सामाजिक घटनाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन को व्यवहारिक बनाना। यानी जो चीज़ें बार बार घट रही हैं या जो चीज़ें चेंज हो रही हैं और सामाजिक घटनाएं हैं जैसे कि, और व्यवहारों का अध्ययन, जैसे कि किसी व्यक्ति का हम व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं या किन्हीं समूह के व्यवहारों का अध्ययन कर रहे हैं या किन्हीं चीज़ों के व्यवहारों का अध्ययन हम यदि कर रहे हैं तो उसे हम व्यवहारिक तौर पर बनाने की कोशिश करते हैं और जितना सरल हो जाए, जितने अच्छे तरीके से सामने हम उसको रख सकते हैं वो हमारा इसमें प्रयास रहता है और ये अनियंत्रित अवलोकन की उपयोगिताएं हैं। आगे हम बात करते हैं कि अनियंत्रित अवलोकन के दोष क्या हैं, क्या इनमें लिमिटेशन है। लिमिटेशन की हम बात कर लेते हैं कि अवलोकनकर्ता इस विश्वास से ग्रसित हो सकता है कि उसने जो कुछ अपनी आंखों से देखा है वह सब सही है। परिणाम स्वरूप त्रुटियों, भ्रांतियों आदि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो सीधी सी बात है कि हम जो सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं कई बार वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो सही नहीं है। यानी जो हम देख रहे हैं प्रेजेंट में, यदि हम कोई जैसे न्यूज़ चैनल यदि आप देखते हैं तो कई सारे न्यूज़ चैनल ऐसी घटनाओं को दिखाते हैं जो वास्तविकता में सही नहीं है, तो उसमें कुछ वो उतार चढ़ाव भी कर देते हैं। तो ये जो हैं वो समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं और उसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ों की गलतियां होने की या भ्रांतियां होने की संभावनाएं अधिक होती हैं और इसको हम इसमें प्रॉपर रूप से नहीं कर पाते हैं, इसका सही नहीं कर पाते हैं, तो ये इसमें एक दोष है। दूसरा, कभी कभी अनावश्यक तथ्यों के संकलित हो जाने के कारण समय, धन व परिश्रम के अपव्यय होने की संभावना रहती है।
रिसर्च में भी इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हैं कि जब हम एक पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो ब्लूप्रिंट में हम सबसे पहले अपनी सीमाएं लिखते हैं, लिमिटेशन लिखते हैं कि हम किन किन दायरे में रहकर इन चीज़ों पर काम करेंगे। यदि हमारा ये जो है एक्चुअली क्या है, इसमें अनियंत्रित अवलोकन है तो इसमें हम कोई कंट्रोल नहीं करते हैं। कंट्रोल करने के बाद लिमिटेशन हम इसमें नहीं बनाते हैं कि हमें किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड एक हम तैयार नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि हम कोई निश्चित मात्रा नहीं रहती तो क्या रहता है, समय हमारा अधिक हो जाता है या धन ज़्यादा अधिक खर्च हो जाता है या परिश्रम ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार की इसमें संभावनाएं बनी रहती हैं, जो कि एक मुख्य दोष है इसका। तीसरा, घटनाओं को देखते समय अवलोकनकर्ता तथ्यों का लेखन नहीं कर पाता है, अतः आवश्यक सूचनाएं छूट भी सकती हैं। तो जो घटनाएं हम प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं उनको व्यवस्थित रूप से एक पूरे तरीके से लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिससे कई प्रकार की चीज़ें जो हैं वो छूट जाती हैं। व्यक्तिगत पक्षपात आ जाने के कारण वैज्ञानिकता खतरे में पड़ सकती है। वही चीज़ें हैं कि हम यदि किसी के चीज़ भावुकता हमारे अंदर आ गई है या कि कोई चीज़ हमें पसंद आ गई है, जो वास्तविक घटना घट रही है, तो हम उसके बारे में यदि नहीं लिखते हैं तो ये जो वैज्ञानिकता है, यानी जो वैद्य जो रिसर्च हम देना चाहते हैं वो चीज़ उसमें नहीं हो पाती है, वैधता नहीं आ पाती है और उसकी रिलायबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार की भी इसमें एक मुख्य दोष है। अब ये अनियंत्रित अवलोकन के बाद हम बात करेंगे नियंत्रित अवलोकन की, कंट्रोल्ड अवलोकन। तो अनियंत्रित अवलोकन में पाई जाने वाली कमियों जैसे विश्वसनीयता एवं तटस्थता का अभाव ने ही नियंत्रित अवलोकन का सूत्रपात किया है। यानी पहले अनकंट्रोल्ड था, अनकंट्रोल्ड में जो चीज़ों की कमियां देखी गई उन कमियों को दूर करते हुए और उनको सारी चीज़ों को एक व्यवस्थित करते हुए एक जो कंट्रोल ऑब्जर्वेशन का निर्माण किया, या ऑब्जर्वेशन जो ये कंट्रोल जो ऑब्जर्वेशन है वो अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन से ही एक तरीके से तैयार हुआ है। इस प्रकार के अवलोकन में निम्न दो प्रकार से नियंत्रण यानी कंट्रोल किया जाता है। पहला है सामाजिक घटना पर नियंत्रण। तो क्या है, इसे हम एक बार देख लेते हैं। इस प्रविधि में अवलोकित घटनाओं को नियंत्रित किया जाता है। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोगशाला में परिस्थितियों को नियंत्रित करके अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार समाज में वैज्ञानिक भी सामाजिक घटनाओं अथवा परिस्थितियों को नियंत्रित करके उनका अध्ययन करता है। तथापि सामाजिक घटनाओं एवं मानवीय व्यवहारों को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन कार्य होता है। इस प्रविधि का प्रयोग बालकों के व्यवहारों, श्रमिकों की कार्यदशाओं आदि के अध्ययनों में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए, यदि हम रिसर्च की बात कर रहे हैं तो रिसर्च में भी एक कंट्रोल हमको देखना पड़ता है, क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं उनको हमें कंट्रोल करना पड़ता है। तो जैसे आपने एक हॉल में यदि आप कोई चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो वहाँ के माहौल यानी वहाँ की परिस्थितियों को आप पहले डेवलप करेंगे। ऐसा नहीं कि आप गए और डायरेक्ट आपने देखना स्टार्ट कर दिया तो जो सामने आपको देखेगा तो वो अपना जो वास्तविक रूप है वो भी चेंज कर सकता है। दूसरा, आपको कई चीज़ों का ये देखना पड़ता है कि जैसे एज है या फिर उसका जेंडर है या फिर जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, जो वातावरण है, जो जलवायु है, जो वहाँ का जो स्ट्रक्चर है और इस प्रकार का जो तैयारी हैं, तो वो आपको एक पहले तैयार करनी पड़ती हैं कि किस प्रकार आपको ये जो कंट्रोल है वो किन किन चीज़ों पे करना पड़ेगा, जिसके कारण एक आप बहुत अच्छे तरीके से अपना ऑब्जर्वेशन मेथड को पूरा कर पाएँ या ऑब्ज़र्व कर पाएँ उन चीज़ों को। तो इसमें क्या रहता है कि आप पहले से उन चीज़ों को अपनी परिस्थितियों को एक अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं। और इसमें एक उदाहरण के तौर पर बताया भी है कि आप किन किन चीज़ों का कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का व्यवहार है तो व्यवहारों की जब आप गणना कर रहे हैं तो एक आपको तैयार करना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से उनका कौन कौन से व्यवहार जो है वो देखना चाहता हूँ या कब देखना चाहता हूँ। दूसरा, श्रमिकों की कार्यदशाएं यानी वो किस प्रकार का काम करते हैं, कैसे माहौल, पहले आपको एक माहौल जो है वो समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो दूसरा है वो है अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। इसमें घटना पर नियंत्रण न रखकर यानी जो वास्तविक जो सामने घटना घट रही है वहाँ कंट्रोल नहीं होता। दूसरा क्या है, अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण लगाया जाता है, यानी जो ऑब्जर्वर है
वो उस पर कंट्रोल किया जाता है। यह नियंत्रण के साधनों द्वारा संचालित किया जाता है, यानी आप किस तरीके से उसको ऑब्जर्वेशन उनका कर रहे हैं, उनके उसका आपका तरीका क्या है करने का, उस पर कंट्रोल करा जाता है। जैसे अवलोकन की विस्तृत पूर्व योजना, यानी आप ऑब्जर्वेशन करने से पहले जो प्लानिंग है उस चीज़ों पर कंट्रोल करते हैं कि क्या क्या तरीके से आप करेंगे। अवलोकन अनुसूची, यानी आप एक जो आपका इंडेक्स है वो तैयार करेंगे। फिर मानचित्र, विस्तृत क्षेत्रीय नोट्स, यानी जो आप जहाँ जहाँ आप जो ऑब्जर्वेशन जिस एरिया का करने वाले उस क्षेत्र की जानकारी। फिर आपके पास डायरी, कैमरा, टैप रिकॉर्डर आदि प्रयुक्त किया जाना, यानी आपको किन चीज़ों की आवश्यकताएं हैं ये पहले ही आप देख लेते हैं। नियंत्रण के संबंध में गुडे एवं हॉट का कहना है कि सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन विषय पर नियंत्रण रख सकना तुलनात्मक दृष्टि से कठिन होता है। अतः अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण अधिक व्यवहारिक एवं प्रभावी प्रतीत होता है, यानी जो घटनाएं घट रही हैं वहाँ पर कंट्रोल करने से ज़्यादा बेटर है कि आप जो रिसर्चर है उस पर कंट्रोल, उसका एक कंट्रोल हो और उसका जो पहले से जो स्ट्रक्चर है वो पूर्व तैयारी हो करने के लिए। स्पष्ट है कि नियंत्रित अवलोकन सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिकता, विश्वसनीयता एवं तटस्थता की दृष्टि से अनियंत्रित अवलोकन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है और यही इसकी लोकप्रियता का आधार है। यानी इसमें क्या है कि जो ऑब्जर्वर होता है वो एक अपने कंट्रोल में, एक अपने नियंत्रण में उस तरीके को स्ट्रक्चर को तैयार करके इसको अवलोकित करता है या निरीक्षण करता है, तो ये जो है वो एक पूर्ण वैज्ञानिक माना जाता है। इसकी रिलायबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है क्योंकि एक ये पूर्व योजना के साथ तैयार किया जाता है, तो इसलिए इन दोनों में इतना डिफरेंस है। आगे हम देख लेते हैं। आगे जो हम तीसरा देखेंगे सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन की बात हम पहले भी इस चीज़ को समझ चुके हैं, जो मैंने पहला एक लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको सहभागी अवलोकन के बारे में बताया था। इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि सहभागी अवलोकन क्या है। सहभागी अवलोकन में जिस समूह का अध्ययन करना होता है, निरीक्षक उस समूह में एक सदस्य की तरह रहने लगता है। यानी हम जहाँ ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं या जिस चीज़ की हम प्लानिंग कर रहे हैं, जहाँ हम को निरीक्षण करना है या जो चीज़ें हमें देखना है, वहाँ हम उन्हीं के समूह के साथ मिल जाते हैं, उन्हीं के सदस्य के तरीके से हम रहने लगते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यदि मैं किन्हीं क्रिकेट के खिलाड़ी यानी क्रिकेट की टीम का ऑब्जर्वेशन, उनके व्यवहारों का ऑब्जर्वेशन करना चाहता हूं, तो मुझे कुछ इस तरीके का तैयारी करनी पड़ेगी कि मैं उस टीम के साथ जाके रह सकूं, उनका साथी बन सकूं या उनके सदस्य बन सकूं और वहां रहकर उनके जो वास्तविक व्यवहार है उसका देख सकूं। वह समूह के सदस्यों के साथ इस तरह घुल मिल जाता है कि वे उसे अपने समूह का सदस्य समझने लगते हैं। अतः निरीक्षक समूह के साथ रहकर ही सदस्यों के व्यवहारों का अध्ययन करता है तथा आवश्यक बातों को लिखता जाता है। अध्ययन पूरा होने के बाद वह समूह छोड़कर चला जाता है। एक और मैं एग्जांपल योगिक दृष्टि से ले लूँ कि मान लीजिए कि मैं किसी योग शिक्षकों का जो यदि कोई कैंप चल रहा है या योग शिक्षकों के मुझे बुद्धि लब्धि को देखना है या मुझे योग शिक्षक के व्यवहारों की गणना करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उन योग शिक्षकों की व्यवहारों की गणना करने के लिए उनके बीच में जाकर रहना पड़ेगा और उनके साथ उठना बैठना पड़ेगा, उनके साथ घुलना मिलना पड़ेगा, तब जाके मैं जो है उनका एक ऑब्जर्वेशन कर पाऊँगा। तो इस प्रकार ये एक मैंने उदाहरण के रूप में आपको बताया। गुडे एवं हैट 1952 के शब्दों में इन्होंने कहा कि सहभागी अवलोकन का उपयोग तब किया जाता है जब अनुसंधानकर्ता अपने आप को इस प्रकार छिपा सकता हो कि उसे समूह के सदस्य के रूप में मान लिया जाए। यानी यदि हम जिनके बीच में रहकर उनका ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं, यदि वो हमको समझ गए कि भाई ये कोई रिसर्चर है या ये कुछ हमारे बारे में लिख रहा है, तो उनका व्यवहार जो है वो चेंज हो सकता है, उनकी जो विश्वसनीयता है वो ख़त्म हो सकती है और जो वास्तविक उनके जो व्यवहार हैं वो बदल सकते हैं वो। तो यदि हम अपने आप को छिपा सकते हैं तो ही हमको सहभागी अवलोकन का निर्णय करना चाहिए। दूसरा, पीवी यंग 1966 ने कहा कि सहभागी निरीक्षक अनियंत्रित निरीक्षक का व्यवहार करते हुए
उसी समूह जीवन में रहता है या भाग लेता है जिसका वह अध्ययन करता है। यहाँ इन्होंने अनियंत्रित निरीक्षण का व्यवहार किया, यानी जिनके व्यवहार में कोई नियंत्रण नहीं है, जो वास्तविक जिनका व्यवहार है उनके साथ घुल मिलकर, उनके साथ रहकर, उनके समूह यानी उनका जो जीवन है उन्हीं के साथ वो उठता है, बैठता है और उन्हीं के जीवन में ढल जाता है, और उसके बाद उनके वास्तविक जो व्यवहार है उनकी जो गणना करता है, तो उस प्रकार को हम सहभागी निरीक्षक कहते हैं या सहभागी अवलोकन कहते हैं। सहभागी अवलोकन के जो गुण हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन। अवलोकनकर्ता अध्ययन परिस्थिति अथवा समूह में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से लंबे समय तक भागीदारी निभाता है, अतः उसे समूह को जितनी सूक्ष्म जानकारी प्राप्त हो जाती है उतनी अन्य प्रविधियों से संभव नहीं है। वास्तविकता यही है कि यदि हम किसी के बारे में लिख रहे हैं, तो जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि एक मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं कि अभी महेंद्र सिंह धोनी की बहुत पहले एक मूवी आई थी, तो उस मूवी में किसका किरदार था? उसमें सुशांत सिंह राजपूत का किरदार था। तो सुशांत सिंह राजपूत ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ इतना बहुत सारा समय बिताया जब वह उसका अवलोकन कर पाया कि उसका वास्तविक जीवन क्या है, तभी हम उस चीज़ में घुल मिल पाते हैं। तो वास्तव में यदि हम किसी की व्यवहार को जानना चाहते हैं, उसकी सूक्ष्म स्थितियों को, उसकी सूक्ष्म जानकारियों को जानना चाहते हैं, तो हमें उनके साथ में रहना पड़ेगा, उनका सूक्ष्म अध्ययन हम तभी कर पाएंगे। दूसरा, स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन। अवलोकनकर्ता समूह में इतना घुल मिल जाता है कि उसकी उपस्थिति समूह के व्यवहार को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करती, अतः उसे समूह के वास्तविक व्यवहार को नज़दीकी से देखने व अध्ययन करने का अवसर मिलता है। मान लीजिए कि मैं किसी मिलिट्री एरिया का अवलोकन कर रहा हूँ, तो उस मिलिट्री एरिया में जब मैं उनके साथ जाके, या तो मुझे उस फौजी का रूप लेना पड़ेगा या उनके साथ में कुछ ऐसे काम मुझे करने पड़ेंगे कि मैं उनके साथ में रहूं, और उसके बाद में उनके साथ घुल मिलकर, क्योंकि जब मैं घुल मिल जाता हूं तो उनको ये नहीं लगता कि ये कोई बाहर से आया है या हमारा व्यवहार ये देखेगा, तो उनका जो वास्तविक व्यवहार होता है वो ऑब्जर्वर अच्छे तरीके से समझ पाता है, और किसी भी चीज़ से उनके प्रभावित जो है वो सामने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये तो हमारा ही है या हमारे साथ में ही है। तो उस तरीके से जो वास्तविक उनका व्यवहार है उसको ऑब्जर्वर को देखने को मिलता है। तीसरा, हम अधिक विश्वसनीयता। अवलोकनकर्ता संबंधित समूह में रहकर स्वयं अपने नेत्रों से घटनाओं को स्वाभाविक तथा क्रमबद्ध रूप से घटते हुए देखता है, अतः संकलित सूचनाएं अधिक विश्वसनीय एवं भरोसा योग्य होती हैं। इससे तो आप समझ ही गए होंगे, ज़्यादा मुझे डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम बात करते हैं संग्रहित सूचनाओं का परीक्षण संभव, यानी अवलोकनकर्ता व्यक्तिगत रूप में समूह की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता रहता है, अतः शंका होने पर पुनः वैसी ही परिस्थितियों में सूचनाओं की शुद्धता एवं विश्वसनीयता की जांच संभव है। यानी वो उनके साथ जो है वो व्यक्तिगत रूप से उनके ग्रुप में उसने भाग ले लिया, उसके हर एक चीज़ों की जो वहाँ क्रियाकलाप हो रहे हैं, जो वहाँ पद्धतियाँ हो रही हैं, उनमें वो खुद भी शामिल है, और खुद शामिल होने के बाद वहाँ जो चीज़ें हैं उनके हिसाब से किस प्रकार के व्यवहार उनके हो रहे हैं वह ये भी चीज़ें देखता है। और यदि ऐसा लगता है, शंका जब होती है, तो वो जो है उसमें वापस जो है शुद्धता और विश्वसनीयता की जांच जो है वो पुनः की जा सकती है। उन परिस्थितियों की जांच भी पुनः संभव है। पांचवा, सरल अध्ययन। संबंधित समूह का सदस्य बन जाने के कारण अवलोकनकर्ता घटनाओं एवं परिस्थितियों को सरलता से अवलोकन कर सकता है। यही कारण है कि अनेक मानवशास्त्रीय एवं समाज शास्त्रियों ने छोटे समुदायों, जनजातियों एवं सांस्कृतिक समूहों के किसी भी पक्ष का अध्ययन करने में इस विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है, क्योंकि ये जो है ये अध्ययन जो है, ये जो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप किसी भी क्षेत्र में जाके इनको कर सकते हैं, और बहुत सारे रिसर्च जो हैं वो इस तरीके से हुए हैं। बहुत सारे हम चीज़ें देखते हैं, जैसे आप टीवी देखते हैं तो टीवी पे जो वाइल्ड लाइफ हिस्ट्री आती हैं या बहुत सारी चीज़ें वहाँ चैनल पे हमको देखने को ऐसे मिलती हैं कि जो कई वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर अवलोकन किया है, और उसके बाद उस आधार पर हमको सामने वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं।
तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे हम स्ट्रक्चर हम भी इसको अपने रूप में ले सकते हैं। जैसे स्कूलों के बच्चों का व्यवहार किस तरीके का होता है, या कॉलेज के बच्चों का व्यवहार किस तरीके का होता है, या मिलिट्री एरिया में जो जॉब कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके व्यवहारों में क्या क्या ये रहते हैं। या हमारे यहाँ देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो इस भाषाएं बोलने वालों का व्यवहार किस तरीके का रहता है। या फिर किसी समाज को लेकर के इन समाजों के व्यवहारों का क्या रहता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे अध्ययन हम जो हैं वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं।